वक्फ एक्ट, इस पे भी बहुत सारे डिबेट्स चल रहे हैं। चलने चाहिए, सबसे वाहियात एक्ट है आज की डेट में। एक मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि सारी जो मस्जिद है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन के सारी जो मस्जिद है वो मंदिरों के ऊपर बने हुए हैं फॉर एग्जांपल, तो क्या सारी मस्जिदों को हटाया जा सकता है? देखिए क्या है कि आप एक ही टॉपिक के ऊपर दो अलग अलग चैनल चला के बैठ जाओ और एक ही चीज़ पे डिबेट चल रही होती है, लेकिन दोनों अलग अलग बातें कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि एक का मालिक अलग है, एक का मालिक अलग है। ऐसी बहुत सारी सरकारें हैं जो कहते हैं हम 2-2, 2,500 हज़ार रुपये महीना देंगे, वो वोट खरीदने का काम करते हैं। ज़्यादातर कॉर्पोरेट्स जो हैं वो जेन ज़ी को हायर ही नहीं करना चाह रहे हैं। आपको लग रहा है इंडिया की जो मीडिया है वो सही रोल प्ले कर रहा है इंडिया की ग्रोथ में या मिसगाइड कर रहा है यूथ? सन्नी देओल के जो सीन्स हम देखते हैं जज साहब के सामने, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, इस तरह की चीज़ें प्रैक्टिकल है? ऐसा भी होता है या नहीं होता? आपको पता है सबसे ज़्यादा जो करप्शन है वो गन लाइसेंस को लेके है। आप गन का लाइसेंस अप्लाई करो, उसमें भाई साहब पुलिस वाले जो पैसे मांगते हैं ना कि ये गन के लिए अप्लाई कर रहा है, इसका मतलब मोटी आसामी होगा। लड़के आज की तारीख में लिव इन रिलेशनशिप में जाने से पहले पेपर साइन करवा रहे हैं। तो अगर किसी को मस्जिद बनानी थी तो मस्जिद मंदिर तोड़ के क्यों बनाएगी? खाली जगह पे बना सकते थे ना। ये फीमेल मेल के अगेंस्ट चार्जेस लगा सकती है, वो मेल क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि कानून नहीं है। एक फीमेल को टच करना, आज जब आप उनको टच कर रहे हो तो आप उनके फ्रेंड हो, कल आपका झगड़ा हो गया तो वो तो टच एक क्राइम भी बन सकता है। एक और छोटी सी चीज़ आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो जजेस होते हैं उनका कोड ऑफ कंडक्ट या उनका बिहेवियर टुवर्ड्स जो कॉमन मैन होते हैं वो कैसा होता है? एक काफ़ी वायरल हुआ था अभी वीडियो कुछ दिन पहले कि वहाँ पे कोई इंटर्न थे, शायद लॉयर ही थे, उन्होंने बॉटल से वहाँ पे बैठ के पानी पी लिया था एक सिप, और जज साहब ने उनको बोल दिया था कि दिस इज़ नॉट द राइट बिहेवियर। हाँ, तो ऐसा देखिए कोर्ट के अंदर एक मर्यादा है। आप कोर्ट को ना सिर्फ कोर्ट ना समझें। जब आप मंदिर में जाते हो, ठीक है, तो मंदिर में आपका एक बिहेवियर है, आपको जूते उतारने होते हैं, या आप मस्जिद में जाते हो तो आपको जूते उतारने होते हैं, आप नंगे पैर जाते हो, आपका एक कोड ऑफ कंडक्ट है वहाँ का कि आपको टीका लगवाना है, हाथ जोड़ने हैं, सब चीज़ें करना है। आप कुछ मांगने जा रहे हो भगवान से। कोर्ट में आप ये मत समझिए कि वहाँ जज बैठे हुए हैं। जज तो चेंज हो जाएंगे, वो कुर्सी है एक जिसके पीछे सत्यमेव जयते लिखा होता है। वो सारी मर्यादा उस कोर्ट की उस कुर्सी से है। जजेस आएंगे, रिटायर हो जाएंगे, चले जाएंगे, दूसरे जज आ जाएंगे, कुर्सी वहीं रहेगी। और कोर्ट को बोला जाता है न्याय का मंदिर। तो जिस तरीके की मर्यादा हर जगह की होती है, ऐसे ही एक जो मर्यादा है वो कोर्ट की है। आप जब तक वहाँ रिस्पेक्टफुल बिहेवियर नहीं रहेगा आपका, जब आप जहाँ न्याय मांगने जा रहे हो आपको कम से कम थोड़ी रिस्पेक्ट तो रखनी पड़ेगी। आप सोचो कि भाई आगे जज साहब हमारे जो कोर्ट की सुनवाई कर रहे हैं और पीछे आप अपना वड़ा पाव खोल के खाना शुरू कर दो, दैट डजंट वर्क। हॉस्पिटल के अंदर भी ऐसे ही होता है। वो कहते हैं कि भाई आपको खाना है तो कैफेटेरिया जाके खाएं। ऐसा नहीं है कि आप पेशेंट के साथ बैठे हो जहाँ कीटाणु फैल सकते हैं, वहाँ मैं कुछ भी बाहर से मंगा के खा लूँगा। ऐसा नहीं होता है। हर जगह का अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट। पानी पीना जो है, हाँ ठीक है। अगर कई बार ऐसी भी सिचुएशन होती है, मैं अपनी ही बता देता हूँ कि एक बार मेरा गला बहुत ख़राब था और जब मैं पैरासीटामोल वगैरह लेके मुझे आर्ग्यू करना था किसी कोर्ट के अंदर, आवाज़ नहीं निकल रही थी। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, तो मैंने खुद जज साहब को बोला था, मैंने कहा साहब आवाज़ तो नहीं आ रही क्योंकि प्रॉब्लम है, गला भी सूख रहा है, प्रॉब्लम है। तो जज साहब ने खुद बोला ठीक है आप रुक जाइए वकील साहब, आप पानी पिलाइए इनको। तो बैठ के अपने पानी पिया है। ये अलग अलग कोर्ट का जो है किस तरीके से देखते हैं वो सिचुएशन होती है। अब जैसे कोविड के टाइम पे मैंने सुना था, एक वीडियो वायरल हुआ था कि कोई जो है ऑन कैमरा चलते हुए अपने घर पे कुछ चाय या कुछ चीज़ पीने लग गए थे, कॉफ़ी पी रहे थे, पता नहीं क्या चीज़ थी। और जज साहब ने बोला कि भाई आप ये क्यों पी रहे हो, अच्छा थोड़ा ना लगता है कि वीसी पे अगर आप सच में कोर्ट में बैठे होते तो क्या होता। तो उन्होंने बहुत सॉरी बोला कि सर आई अपोलोजाइज कि मैं वीडियो पे हूँ और मैं ये सब खाने पीने की चीज़ें मैं पी रहा हूँ। और जज साहब ने ऐसे बोला, नहीं, जज साहब ने कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है कि आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप ऐसा करो तो दूसरे का भी तो मन करता है। तो ऐसा नहीं है, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। पर मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि जहाँ आप को ये लगता है कि आप जस्टिस के लिए जा रहे हो, उस जगह की मर्यादा का ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है, कोर्ट की तो है ही। सर मर्यादा और एरोगेंस दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो वो तो ह्यूमन नेचर है। कौन सी ऐसी चीज़ है, आप एक एग्जाम्पल से पूरी चीज सबको नहीं तोल सकते ना। सबको नहीं तोल रहे हैं, मैं तो उसी केस की बात कर रहा हूँ। Was that an example of arrogance? नहीं, इट इज नॉट एरोगेंस। कोई पी रहा है इंटर्न और आप उसको बोल दें कि आप बी इन योर। अब ऐसे भी लोग होते हैं जो कोर्ट के अंदर फोन बज जाता है,
वो तो गलत है। वो आप एक चीज़ को गलत बोल रहे, दूसरा ऐसे भी लोग हैं जो कि आप जैसे फ़ोन बजा है या कोई चीज़ है, आगे कोई चीज़ चल रही है, आप बैठ के अपना काम कर रहे हो किसी चीज़ों के लिए, या आपस में खुद कानाफूसी चल रही है, बात कर रहे हैं लोग, जिसकी वजह से कोर्ट की जो कहते हैं ना कि आपकी जो प्रोसीडिंग है वो डिस्टर्ब ना हो। तो वो एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी, आप कोर्ट के अंदर कोई भी ऐसा काम नहीं करोगे जिसकी वजह से कोर्ट का जो टाइम है वो 1 सेकंड का भी वेस्ट हो। जनरली ये बोला जाता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आपका कोर्ट जो है 10 बजे शुरू होता है, 4:30-5 बजे तक है, अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट 10:30 से लेकर जैसे 4:30-5 बजे तक होता है, उसके बीच में 1 घंटे का लंच है, तो एक लिमिटेड टाइम है। और अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ कर रहे हो जिसकी वजह से कोर्ट का ध्यान केस से हटके कहीं और जा रहा है, तो एटलीस्ट नहीं करना चाहिए। आप इंटर्न हो, आप लॉयर हो, एज ए लॉयर मैं बता रहा हूँ, मुझे भी अगर प्यास लगती है तो मैं बाहर जाके पानी पीता हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि मैं जज साहब के सामने ही शुरू कर दूँ कि जज साहब अपना आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं और मैं यहाँ अपना बॉटल खोल के पानी पीना शुरू कर दूँ, क्योंकि अगर मैं कोई भी ऐसी चीज़ करूँगा तो उनका ध्यान कहीं ना कहीं हटके उस चीज़ पे आ जाएगा जिस पे उस दिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आपको 2 कदम बाहर जाके, गेट से बाहर जाके पीने में क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आप बैठ के, मैंने कई बार लोग देखा है जो इंटर्न स्पेशली ऐसे आते हैं, वो बैठ के पीछे वाली लाइन में बैठ के कान में बातें कर रहे होते हैं, उनको नहीं पता कि हम कितनी ज़ोर से बात कर रहे हैं, और जो जज साहब बैठे हैं उनके कानों तक वो बात जाती है, वो यहाँ सुनने की कोशिश कर रहे हैं और पीछे कुछ और चल रहा है। ऐसा भी होता है कि जब ऑनलाइन हियरिंग चल रही होती है तो कोई अपना माइक खुला छोड़ देता है, यहाँ पे कोर्ट की हियरिंग चल रही है, बाहर सब्जी वाला बैंगन बेच रहा है, आप यू कांट डिस्टर्ब द प्रोसीडिंग्स। तो आपको ना बड़ा, देखो आप, सिंपल सी बात है, आपको रिस्पेक्ट जो है वो कोर्ट को देनी चाहिए। आप कुछ मांगने के लिए जा रहे हो, वहाँ कुछ देने नहीं जा रहे। बहुत सारे सीरियस क्वेश्चंस पूछ लिए विकास भाई, एक लाइट क्वेश्चन पूछ रहा नहीं, ये सारे लाइट क्वेश्चन है, जेन्युइन क्वेश्चन है, देयर आर नो स्टूपिड क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप क्वेश्चन आराम से पूछो, क्वेश्चन करने का राइट हर आदमी को है जी। एक लाइट क्वेश्चन है, सन्नी देओल के जो सीन्स हम देखते हैं जज साहब के सामने, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, या तिरंगा मूवी में राजकुमार साहब का जो सीन देखते हैं कि इस गीता पे तो मैं हाथ रख के कसम नहीं खाऊंगा, इस तरह की चीजें क्या ये प्रैक्टिकल है? ऐसा भी होता है या नहीं होता है? नहीं होता, नहीं होता है। कोर्ट में जब आप जाओगे, कोर्ट का माहौल फिल्मों की तरह नहीं होता है। फिल्मों के अंदर आपको ड्रामेटाइजेशन करना होता है, क्योंकि 3 घंटे आदमी को बिठा के उसको एक पूरी स्टोरी दिखानी होती है। उसमें से कुछ पोर्शन जो है वो कोर्ट का आपने दिखा दिया 2 मिनट 3 मिनट का, जो कि है तो टोटल 180 मिनट की। उसका ड्रामेटाइजेशन सिर्फ इसलिए कि ऑडियंस को बांध के रखना है। अदरवाइज कोर्ट का मेजॉरिटी जो टाइम होता है वो बोरिंग काम होता है। वहाँ पे आपका एक प्रोसीजरल एस्पेक्ट चल रहा है, एप्लीकेशन आ गई, रिप्लाई फाइल करना है, रिप्लाई आ गया, रिजॉइंडर फाइल करना है, रेप्लिकेशन जाना है, कुछ आर्ग्यूमेंट हो गए नोटिस इशू करवाने के लिए, कुछ इंटरिम एप्लीकेशंस हो गए, कुछ फाइनल आर्ग्यूमेंट हो गए। जो हंसी मजाक है वो थोड़ा कम होता है, और इतना गुस्सा जो है जिस तरीके से इसमें दिखाते हैं वो ऐसा नहीं होता है। दूसरा कि जो गीता पे हाथ रखने वाली चीज़ है वो नहीं होती है। अब कि आपको गीता पे हाथ रख के, कुरान पे हाथ रख के, वो वाली कसम नहीं होती। सिंपल होता है कि एक ओथ होती है कि मैं जो कहूँगा धर्म से सच कहूँगा और सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा, ईश्वर मेरी जो है सहायता करे इस चीज़ के लिए। तो सिंपल ओथ है, उसके लिए वो हाथ रखने वाला सिस्टम नहीं है, वो नहीं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। समझ। विकास भाई, कॉर्पोरेट्स की बात कर लेते हैं। कॉर्पोरेट्स में बहुत चिल्ड आउट एनवायरनमेंट रहता है, बॉयज़ एंड गर्ल्स साथ में पार्टियां करते हैं, शराब पीते हैं, स्मोकिंग तो ऑब्वियसली एक बहुत छोटी सी चीज़ है, टचेस नॉर्मल होते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। एक फीमेल को टच करना, आज जब आप उनको टच कर रहे हो तो आप उनके फ्रेंड हो, कल आपका झगड़ा हो गया तो वो तो टच एक क्राइम भी बन सकता है। बिल्कुल बनता है, बन सकता नहीं है, बनता है। अगर लड़की ने मना किया, देखो आप लड़की छेड़ते हो तो क्राइम है। छेड़ी थोड़ी थी, फ्रेंड थी कल तक, तो आज छिड़ गई। आज फ्रेंड नहीं है ना, तो नो मीन्स नो का मतलब समझते हैं आप? नो नहीं था ना था। आज तो है। अच्छा, तो बाद में भी क्राइम हो सकता है। देखो एक बात बताओ, अगर दोस्तों के बीच में ना एक बड़ी सिंपल सी चीज़ होती है कि जब भी दोस्त मिलते हैं एक दूसरे को कमर पे बहुत ज़ोर से मारते हैं कि और क्या कर रहा है, और क्या कर रहा है, ठीक है। जब तक वो एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्टेबल है। जिस दिन उसने बोला कि चल यार आज से दोस्ती खत्म, अगले दिन आप जाके फिर उसकी कमर पे खूब खींच के मारते हो, और वही क्या हाल है। पहले मारा हुआ है, पहले मारा हुआ, अब नहीं मार रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ कि पहले मारा हुआ है, रोज़ मारते। मेरे को 6 साल से आपकी दोस्ती चल रही थी और आप दोस्त को जब भी मिलते थे उसकी कमर पे बहुत जोर से मारते थे, और भाई क्या हाल है, बड़ा सिंपल। तो वहां तक ठीक थी। आज आपकी दोस्ती खत्म होगी, अगले दिन वो आप जाते हो फिर मारते हो। पहले मारा हुआ है, दोबारा नहीं मार रहे हैं। मेरा क्वेश्चन बहुत क्लियर है। आप कह रहे हो कि जो पहले हुआ था उसके ऊपर,
कल तक मेरी दोस्त थी, आज लड़ाई हो गई। हाँ। लेट्स से एक कोई मैनेजर है और उसको कोई फीमेल रिपोर्ट करती है। हाँ। एक दिन पहले तक अच्छा रिलेशनशिप था, दोस्त थे, पार्टी करने पब में गए थे, साथ में हाथ में दोनों ने म्यूचुअली अग्री करके डांस वांस किया और कुछ नहीं किया, सिर्फ टच करके डांस किया, ये सब चीजें हुई। अगले दिन उसका अप्रेजल नहीं हुआ फीमेल का, और प्रेशर बनाने के लिए उन्होंने तो बोल दिया कल इसने मेरे को पब में टच किया। बिल्कुल टच किया था, और उसके बाद आपके खिलाफ जो आईसीसी है वो कॉग्निजेंस भी ले सकती है, आपके अगेंस्ट एफआईआर भी हो सकती है। लेकिन कंसेंट प्रूव करने के लिए जो चीज़ें हैं वो आपकी जो वीडियो उस दिन की रही होगी वो काम आ सकती है। एलिगेशन तो कोई किसी पे भी लगा सकता है, कभी भी लगा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं है, तो आप मेल फीमेल की बात करो, पड़ोसी पे एलिगेशन लगा सकता है कि मेरे घर के बाहर कूड़ा तो ये फेंकता है, इर्रेस्पेक्टिव कि कोई तीसरा बंदा फेंक के जाता हो। कई बार लोगों के घर के बाहर कुत्ते आते हैं, कुछ मरा हुआ कुछ उठा के ले आते हैं, गेट के बाहर डाल देते हैं, कबूतर वगैरह। आदमी को लगता है कि मेरे पड़ोसी ने किया, वो कंप्लेंट बाजी उसके साथ होती है, लड़ाई उसके साथ होती है। बाद में पता लगता है कैमरा लगाया, अरे तो कुत्ते करके जा रहे हैं यार। एलिगेशन तो कभी भी किसी पे भी लगा लो यार। आज आप बैठे हो, आज आप मोदी साहब पे एलिगेशन लगाओ, एलिगेशन लगाने में क्या जाता है, प्रूफ भी तो करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो एलिगेशन इस तरह का है कि जो पब्लिक प्लेस में हुआ है, जहाँ 10 लोग और भी प्रेजेंट थे, उनकी गवाहियाँ हो सकती हैं, कैमरा लगा हुआ है तो उसकी रिकॉर्डिंग हो सकती है। लेकिन अगर वो एलिगेशन ऐसी जगह लग गया कि आप अकेले बैठे होते रूम के अंदर, आपको कैबिन में बुलाया बॉस ने फीमेल को, और उसके बाद उसको गाली दे दी, उसको हाथ लगा दिया सब है, तो फिर आपको झेलना पड़ेगा लीगल। नहीं तो झेलेगा तो वैसे भी ना, मान लो उस फीमेल ने बोल दिया, अब वो उस क्लब में रिकॉर्डिंग लेने थोड़ी जाएगा, पुलिस जाएगी, या वहाँ पे जो 10 लोग हैं वहाँ पे उनसे गवाहियाँ लेने थोड़ी जाएगा। वो तो मैनेजर है, वो अपनी पीपीटी बनाएगा कि वो गवाहियाँ इकट्ठी करते घूमेगा। ऑप्शन क्या है उस मैनेजर के पास है, तो जेल जाए, काम कर ले। मैंने बोला ना, आग लगी पड़ी है। वही तो पॉइंट है सर, करना पड़ेगा कि ये फीमेल मेल के अगेंस्ट चार्जेस लगा सकती है, वो मेल क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि कानून नहीं है। हाँ, तो आप अगर सेम सिचुएशन हुई कि दोनों ने मिलके गले में हाथ डाल के डांस किया, सब कुछ है, और फीमेल बोलती है कि मुझे छेड़ रहा था डांस करने के बाद, तो फीमेल ये एलिगेशन लगा सकती हैं क्योंकि उसके पास ये अथॉरिटी है, कानून में लिखा हुआ है। लेकिन अगर मेल बोले कि कल हम डांस कर रहे थे और इसने मेरे को इनअप्रोप्रिएटली टच कर दिया, तो सेम प्रोविजन में फीमेल के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं हुआ, क्योंकि कानून में वो प्रोविजन नहीं है। जो लिखा नहीं हुआ वो कैसे करोगे आप, उसको नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते। ये दिस इज़ वन वे स्ट्रीट, एक ही तरफ जाती है, ये वापस घूम के नहीं आती है। और इसी वजह से सारी डिबेट चल रही है आज की तारीख में। अगर ये नहीं होता तो हम बैठ के ये बात थोड़ा ना कर रहे होते। आपको लग रहा है इसमें चेंजेस होंगे फ्यूचर में? बिल्कुल होंगे, और होने भी चाहिए। आप ऑप्शन क्या है, अगेन आई एम सेइंग, चेंज करने के अलावा ऑप्शन क्या है आपके पास? आज जो मेल हैं दे आर सो फ्रस्ट्रेटेड, वो कह रहे हैं कि हम इस देश में रिलेशनशिप में जाते हैं किसी लड़की के साथ, कंसेंशुअली हम लिव इन में रहते हैं, कल की डेट में वही मेरे ऊपर रेप का केस डाल रही है, तो मैं इस देश में रहूं क्यों? मैं ऐसे देश में क्यों ना जाके रहूं जहां पे एटलीस्ट इस चीज़ से बच सकूं कि हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे तो एटलीस्ट ये वाला तो हमारे अगेंस्ट ना बने। तो हर आदमी खुद को अपना फ्यूचर प्रोटेक्ट करना चाह रहा है। देखो हर गेम, सारी ज़िंदगी ना आदमी एक चीज़ के पीछे भागता है, और वो है पीस ऑफ माइंड। वो कैसे मिलेगी? अगर आप रिलेशनशिप में और आप इस डर में जी रहे हो कि कल की डेट में मैं जेल ना हो जाए, तो आप उस रिलेशनशिप में नहीं रहोगे, एंजॉय नहीं करोगे, एंजॉय नहीं कर सकते। आप हमेशा हर चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ को ऑब्जर्व करोगे, आपको एविडेंस कलेक्ट करने पड़ेंगे। एज ए मेल आई एम जस्ट टेलिंग यू कि फीमेल रिलेशनशिप में जाती है तो उसको सिर्फ ये देखना होता है कि प्यार दुलार, घूमना फिरना, सब चीज़ें। मेल अगर रिलेशनशिप में गया तो उसको ये भी देखना है कि मेरे पास व्हाट्सएप चैट से सेफ है, हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो बुकिंग कौन करवा रहा है, ये साइन कर रही है कि नहीं कर रही है, हमारी जो फोटोग्राफ है कैसी है, फ़ोन पे बात करते हैं उसकी रिकॉर्डिंग है या नहीं है। क्यों? क्योंकि कल की डेट में पलट गई मैं क्या करूँगा? तो वो ही इज़ नॉट जस्ट कंसर्न अबाउट दैट रिलेशनशिप, ही इज़ ऑल्सो कंसर्न अबाउट द सेफ्टी, एंड सेफ्टी नॉट फ्रॉम दैट गर्ल, फ्रॉम द सिस्टम इटसेल्फ, कि अगर उसने इनिशिएट कर दिया तो उसके बाद मेरी तो लंका लग जाएगी। और लगती है, बहुत सारे लोग हैं ऐसे केस झेल रहे हैं, और इसी वजह से झेल रहे हैं क्योंकि कानून बना दिया और उसका इम्प्लीमेंटेशन वन साइडेड है। क्या करोगे? एक काम कर सकते हैं, लेट्स से किसी के साथ रिलेशनशिप में जाना है, लिव इन करना है, तो ईमेल ड्राफ्ट कर सकते हैं, डियर नेहा, दिस इज़ टू रिस्पेक्टफुली express my pleasure that I have feelings for you and I would like to fall in a relationship with you. However, I feel that tomorrow in case we are not together, the touches that we are going to have may be presented to court as harassment against you. So please hereby declare that you are interested in a mutual relationship with me.
ऐसे ईमेल्स ईमेल क्यों, आप स्टैम्प पेपर ले लो 500 रुपए का, उस पर लिखवा दो कि ABC एंड XYZ, दिस इज बॉय, दिस इज गर्ल, हम वी आर ऑफ लीगल एज, ये हमारे आधार कार्ड नंबर हैं, ये हमारी डेट ऑफ बर्थ है, और हम म्यूचुअल कंसेंट के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाह रहे हैं और जा रहे हैं, और अब इसके लिए हमने घर किराए पे ले लिया, इस जगह पे रहेंगे, और हम दोनों जो है जो भी अपना फिजिकल रिलेशन है वो म्यूचुअल कंसेंट के साथ बनाएंगे, और उसमें एक दूसरे पे किसी तरीके का कोई दबाव नहीं है। आप ये बना लो, कल की तारीख में लड़की को आपके ऊपर केस करना है तो वो तब भी करेगी, FIR तब भी होगी, आपका जो एविडेंस है आपके फेवर के लिए काम करेगा, लेकिन आपको जो हैरेसमेंट है पुलिस का, कोर्ट का, वो झेलना पड़ेगा। ये आपने सारी चीजें सरकास्टिकली कही है? नहीं, स्टैम्प पेपर वाली नहीं, सार्कास्टिकली नहीं, आई एम क्वाइट सीरियस अबाउट इट। व्हाई वुड आई से सार्कास्टिकली? देखिए, मैं आई एम नॉट अ मैन राइट एक्टिविस्ट, आई एम जस्ट टेलिंग यू, आई एम अ लॉयर। अगर आप मुझे सिचुएशन में ये बोलोगे कि फीमेल के साथ ये गलत हो रहा है तो क्या करना चाहिए, आई विल डेफिनेटली टेल हर। तो ये सिचुएशन है एक्चुअली, मतलब उत्तराखंड में तो कानून भी है इस चीज को लेके, लिव इन रिलेशनशिप का। एक ही तो स्टेट है जहाँ पे कानून है कि आप किसी भी स्टेट के उत्तराखंड में रहते हो तो आपको लिव इन रिलेशनशिप आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा, आप रजिस्टर करवाओ, सिर्फ इसलिए कि कल की डेट में लड़के पे रेप केस ना लगे। बड़ा सिंपल है। लेकिन जब लड़की को लगाना पड़ेगा तो वो लड़की ये नहीं बोलती है कि हम लिव इन रिलेशनशिप में थे तो हमारे इसने जानबूझ के या लड़ाई झगड़ा करके जो भी दबाव बना के बनाया है, वो कहती है कि लिव इन रिलेशनशिप में हम गए, आपने कागज़ था, मेरा एक्स डेट तक तो हमारा था रिलेशन, वाई डेट पे आते ही मैंने इसको मना किया लेकिन फिर भी इसने मेरे साथ किया। ऑल दो जो आपका एविडेंस है, जो आपने एविडेंस कलेक्ट किए हैं, जो आपका एग्रीमेंट है, वो आपके लिए बहुत बहुत प्रोटेक्शन का काम करेगा, बहुत प्रोटेक्शन का काम करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दिखेगा कि दोनों का आपस में जो कंसेंट है वो था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसका हैरेसमेंट आपको झेलना पड़ेगा। प्रूफ आप अपने इकट्ठे करके रखो, वो तो करना पड़ेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया और रिलेशन। जनरली मैं सार्केस्टिक बात नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ वो बात करता हूँ जो फैक्चुअल है। आई डोंट नो। लेकिन ये तो फिर विकास भाई एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, रिलेशनशिप थोड़ी हुआ। जब आपका रिलेशनशिप में शुरू में ही डे वन पे ही ट्रस्ट नहीं है, जहाँ आपकी रिलेशनशिप में आप टर्म्स एंड कंडीशंस डिक्टेट कर रहे हो, एंड दैट टू इन राइटिंग, दैट टू ऑन स्टैम्प पेपर, दैट टू, आप सोचो ना, फिर उस स्टैम्प पेपर को आप नोटरी कराने लेके जाओगे। बिल्कुल लेके जाएंगे। मान लो वो नोटरी वाला उसको पढ़ता है। ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जो करवाते हैं। क्या बात कर रहे हो? सच बता रहा हूँ यार, मेरे पास आते हैं, स्टैम्प पेपर पे लिखते हैं कि वी आर गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप। यस, मैं ये नहीं मान सकता विकास। आई विल शो यू, अब इसके बाद मैं दिखा दूंगा। बात सिंपल है कि ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जो जब लिव इन रिलेशनशिप में जाते हैं वो इस तरह के एग्रीमेंट करते हैं, लड़कियां भी साइन करती हैं। क्या उसको बात कर रहे हो विकास भाई? लिव इन रिलेशनशिप में जाने के लिए डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं, हाँ, अग्रीमेंट साइन कर रहे हैं इंडिया में, अपने इंडिया में। सीरियसली खुद को बचाने के लिए। देखो, सोसाइटी में जैसे जैसे प्रॉब्लम बढ़ती है ना, लोग उसका सॉल्यूशन ढूंढना शुरू कर देते हैं। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया का एक पेपर था अभी पिछले हफ्ते ना, उसमें एक आर्टिकल आया और मैंने पढ़ा और मुझे पहले पता था कि ये चीज़ चल रही है। पहले क्या होता था कि जब लड़का लड़की के जब शादी की बात चलती थी तो क्या बोलते थे, कहते भाई लड़के का पैकेज देखो, अच्छा लड़के का पैकेज 3 लाख रुपए का है, ठीक है, कहाँ काम करता है जी, अमेरिका में काम करता है, कर दो शादी, लड़का ठीक है, बेटी ठीक रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ कि मैट्रिमोनियल केसेस बढ़ने लग गए। लड़का कहता है मैं तो अमेरिका बैठा, मैं तो आऊँगा ही नहीं, मेंटेनेंस का ऑर्डर ले लिया, लेती रहे, एग्जीक्यूट नहीं होगा अमेरिका में, प्रॉब्लम होने लग गई। अब नया ट्रेंड सोसाइटी में शुरू हो गया, वो कहते हैं कि लड़का तो कहीं कमा रहा है, भाई साहब वो तो ठीक है, पैकेज भी अच्छा है, दूसरा फॉरेन में है, NRI, ये सब चीज़ें, लेकिन ये देखो कि इसकी इंडिया में इनके परिवार वालों की कितनी प्रॉपर्टी है, ताकि बेटी को अगर कभी कुछ दिक्कत हो गई तो कुछ एग्जीक्यूट तो हो सके। तो लोग इस लेवल तक जो मैट्रिमोनियल बातें कर रहे हैं, रिलेशनशिप कहते हैं, शादी की बातें करते हैं, तो इस लेवल तक जा रहे हैं लोग। दिस इज अ न्यू ट्रेंड। जब लिव इन रिलेशनशिप में ये दिक्कत आने लगी कि डिसग्रंटल्ड गर्लफ्रेंड स्टार्टेड रजिस्टरिंग द FIR अगेंस्ट द बॉयफ्रेंड। पहले आपका सब म्यूचुअल कंसेंट पे अच्छा चल रहा है, गुडी गुडी खेल रहे हैं, और जब होने लग गया तो लड़के आज की तारीख में लिव इन रिलेशनशिप में जाने से पहले पेपर साइन करवा रहे हैं, और होता भी। और इसी वजह से उत्तराखंड के अंदर बिल भी आया इसी चीज़ को लेके कि लिव इन रिलेशनशिप है तो आपको रजिस्टर करवाना मैंडेटरी है, ताकि एटलीस्ट जो फॉल्स एलिगेशन उससे बचा जा सके। और ये होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि आपकी जो इक्वालिटी है वो जेंडर बेस्ड इक्वालिटी होनी चाहिए। गलत लड़की के साथ हो तो पनिशमेंट, लड़के के साथ हो तो पनिशमेंट, बट इक्वल पनिशमेंट। ओके विकास भाई, रिलेशनशिप्स के बारे में बहुत सारी बात करी है हमने। मैं तो थोड़ा सा डर ही गया हूँ ये सब सुन के। मतलब मुझे भाई एक चीज़ नहीं समझ में आ रही, जो क्वेश्चन पूछ रहे हो ये क्वेश्चन किसी और के हैं या अपने दिल की बातें निकल के आ रही है?
कि भाई किसी और बंदूक किसी और के कंधे पे चल रही है और कह रहे हैं यार दुख तो मेरा है भाई, मैं अपनी चीजें पूछना चाह रहा था। नहीं, फॉर्चुनेटली शायद एक चीज जो ठीक हुई है विकास भाई लाइफ में, वो ये हुई है कि पार्टनर बहुत अच्छा मिल गया है और ये वाला डर नहीं रहता है कि कल को कभी भी कुछ एलिगेशंस लग जाएंगे, तो ये तो नहीं है। ये तो बहुत लोगों के साथ होता है, मेरी वाली ऐसे और मेरी वाली वैसे, लेकिन फॉर्चुनेटली जो शादी है ना वो जुआ है। शादी तो देखो जजेस भी करते हैं, लॉयर्स भी करते हैं, डॉक्टर भी करते हैं, यूट्यूबर्स भी करते हैं, बट शादी जुआ कि कब होगा कब नहीं होगा कुछ नहीं पता। अब तो 10 साल हो गए, अब तो ट्रस्ट कर सकते। नहीं 10 साल हो गए तो आपके ऊपर डाउरी डेथ का केस नहीं बनेगा, फ्रेंकली टेलिंग यू। लेकिन अब मैंने गुड़गांव का एक केस लड़ा था, काफ़ी साल हो गए उसको। उसमें एक वाइफ ने गुड़गांव में ही अपने हस्बैंड के ऊपर शादी के 27 साल बाद केस डाला था डाउरी का, और FIR हो गई थी। तो देयर इज नो सेफ्टी, बट आई एम नॉट, आई डोंट वांट दैट टू हैपन टू यू और एनीबॉडी एल्स। हमने कुछ डॉरी वॉरी लिया भी नहीं था, तो सबसे ज़्यादा दुखी वही होते हैं जो डाउरी मतलब कुछ मिलता भी नहीं है और बाद में भुगत रहे होते हैं। तो ले लें। नहीं आई डोंट सपोर्ट दैट, ना लो ना लो। देखो एलिमनी और डाउरी जो है दोनों चीज़ें हैं। अगर से नो टू डाउरी, से नो टू एलिमनी। आप पढ़े लिखे हो, आप अपना काम करो यार, क्या दिक्कत है, हाउ डज इट मैटर। ओके, तो मेरा पॉइंट ये था कि रिलेशनशिप्स के बारे में बहुत सारा हमने डिस्कशन किया, कुछ चीज़ें हमने ऑब्वियसली अपने यूथ के साथ शेयर की कि कैसे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हमारा देश कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। क्योंकि आप लॉयर हैं, लीगल सिस्टम से रिलेटेड चीज़ें चल रही हैं बहुत सारी ना। पुराने जो लॉज हैं स्पेशली रिलेटेड टू रिलीजन, मंदिर मस्जिद की बहुत सारी लड़ाई चल रही है, वक्फ एक्ट की बात चल रही है, प्लेसेस ऑफ रिलीजियस एक्ट की बात चल रही है, तो उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लास्ट वीक मेरे पास एक जेंटलमैन आए थे, इंडियन आर्मी में जनरल रहे हैं, मेजर जनरल रहे हैं। उनका मानना ये था कि मंदिरों की खुदाई करना वाहियात है, शायद उस डायरेक्शन में सोचना ही नहीं चाहिए। आपका क्या थॉट प्रोसेस है, क्या इस पे डिस्कशंस जो हो रहे हैं आज टीवी पे आर दोज रिक्वायर्ड लीगल पर्सपेक्टिव से, आप उस पे क्या कहना चाहते हैं? देखो पहली चीज़ तो ये है कि जहाँ पे भी मंदिर मस्जिद की हम बात करते हैं वहाँ आदमी ये नहीं कह रहे हैं कि भाई ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बात इस चीज़ पे आती है कि कहीं पे भी आपके साथ, आपके एंसेस्टर्स के साथ या आपकी जो फेथ है उसके साथ अगर कुछ गलत हुआ है, लोग बोल रहे हैं कि इस पर बात भी मत करो, दैट इज़ रॉन्ग। आपको अपनी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि यार ये एट्रोसिटीज़ हुई हैं, उसका रीज़न क्या है वो लोगों को पता होना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो हिस्टोरिकल रॉन्ग है, हिस्टोरिकली जो गलत हुआ है किसी के साथ, अब आप बोल दो कि जूस के साथ परसिक्यूशन हुआ, जर्मनी में हुआ, कौन सी कंट्री है जहाँ नहीं हुआ? सिर्फ भारत एक ऐसा देश है जहाँ जूस के अगेंस्ट कोई परसिक्यूशन, कोई एट्रोसिटीज़ कुछ नहीं हुई। इनफैक्ट उनको असाइलम देने वाला, उनको हेल्प करने वाले भारत के लोग थे, फ्रेंकली। और ये दिस इज़ ओपन ट्रूथ। आप ये बोल दो कि जूस इस बारे में बात ही नहीं कर सकते कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, दिस इज़ रॉन्ग यार। क्यों नहीं? उसी तरीके से हिंदू हैं। अगर हमारे, एक बात बताइए, आज हम कहते हैं कि भाई गुड़गांव के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, हर जगह पे बिल्डिंगें बन गई हैं, जगह की कमी है। आज से आप 500 साल पहले, 800 साल पहले, 1000 साल पहले जाओगे तब ये तो खाली पड़ा हुआ था, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था ना। तो खाली पड़ा हुआ था, तो अगर किसी को मस्जिद बनानी थी तो मंदिर तोड़ के क्यों बनाएगी? खाली जगह पे बना सकते थे ना। क्योंकि एक विचारधारा है कि किसी धर्म को ख़त्म करना है, तो धर्म को ख़त्म करने का बड़ा सिंपल है कि उसके कस्टम्स, उसके रिलीजन, उसकी जो आस्था है उसको तोड़ दो, और यही हुआ। लेकिन अब आज हम उसके बारे में बात भी ना करें यार, दिस इज़ रॉन्ग। हमें पता तो हो एटलीस्ट। दूसरा, आप ये समझो कि मंदिर हर जगह नहीं बनता है। ऐसा नहीं है कि आप जैसे कहीं पे भी रोड किनारे मजार बन जाती है, ऐसे मंदिर नहीं बनते हैं। मंदिर को कहीं स्थापित होने के लिए, मंदिर की कंस्ट्रक्शन के लिए, प्राण प्रतिष्ठा होने के लिए, मंदिर इज एनर्जी सेंटर सोसाइटी का। हर गांव के अंदर एक मंदिर होता था, उसके पीछे एक तालाब होता था, गांव के जो मंदिर है उसके साथ में पाठशाला होती थी। ये 3 चीज़ों था, और वो मंदिर पूरे के पूरे गांव को, आसपास के गांव के जो लोग होते उसको बांध के रखता था आस्था के साथ। वो एनर्जी सेंटर होता था उस जगह का। आप किसी मंदिर की अगर बात करते हो तो उसमें जब हम भगवान को स्थापित करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं मूर्ति के अंदर, तो उसका भी अपने आप में एक साइंस, एक प्रोसेस है। और सुप्रीम कोर्ट के भी ऐसे कानून, मतलब जजमेंट हैं जो ये बोलते हैं कि मूर्ति खंडित होने से भगवान नहीं हटते हैं।
तो अगर किसी मंदिर को तोड़ के अगर कोई मस्जिद बना दी गई है तो हमारी आस्था के हिसाब से, हमारे जो रिलीजियस स्ट्रक्चर्स हैं, जो स्क्रिप्चर्स हैं, उनके हिसाब से अगर आप देखोगे तो मूर्ति तोड़ने से तो भगवान नहीं हटे वहाँ से। आपकी जो बेस फाउंडेशन है वो तो वही है। और मैं उसके बारे में बात भी नहीं कर सकता, कैसी वाहियात चीज़ है यार। मेरे इंसेस्टर्स के साथ कुछ गलत हो गया, मैं उसके बारे में बात नहीं कर सकता, कैसी वाहियात चीज़ है। क्यों नहीं कर सकता? बात करनी चाहिए। जब तक आप बात नहीं करेंगे तब तक लोगों को पता कैसे चलेगा? ये तो वो बात हो गई कि हमारी हिस्ट्री में हमारे साथ कुछ गलत हुआ, लेकिन उसको दबाते चलो ताकि अगली जनरेशन है वो उसको वही भुगतना पड़े जो हमारी पिछली जनरेशन को भुगतना पड़ा। ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं होना चाहिए। 1 मिनट के लिए मान लेते हैं विकास भाई, क्योंकि हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे क्लेम्स हैं कि जो मस्जिदें हैं उनके नीचे मंदिरों के अवशेष हैं। क्लेम क्यों है? प्रूफ भी हैं। जी जी। हाँ। तो 1 मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि सारी जो मस्जिद है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन के सारे जो मस्जिद है वो मंदिरों के ऊपर बने हुए हैं फॉर एग्जांपल, तो क्या सारी मस्जिदों को हटाया जा सकता है? देखिए, कानून अभी फ़िलहाल जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है हमारे पास, जिसने इस चीज़ के ऊपर रोक लगाई, और सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर भी आया है कि इस तरह के नए केसेस रजिस्टर नहीं होने चाहिए। अगर रजिस्टर होंगे तो वो बेसिकली आगे नहीं बढ़ेंगे, कोई सर्वे नहीं होगा किसी तरीके का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला जो है अभी पेंडिंग है। तो उसकी जो सुप्रीम कोर्ट का जो केस है उसके ऊपर तो कमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैटर इज सब जुडिस। बट अगर हम बात करते हैं कि ये कानून ना हो तो उनको हटाना है नहीं हटाना है, ये काम कोर्ट के दायरे में आएगा, सरकार के दायरे में आएगा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर कहीं पे भी किसी के साथ, किसी भी कम्युनिटी, किसी भी रिलीजन के साथ गलत हुआ है, आप उसके बारे में बात करो। आपको ये राइट है, अगर कुछ गलत हुआ तो उसको ठीक करने का आपकी एक मॉरल, एक एथिकल ड्यूटी है। क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो आने वाली जनरेशन्स के साथ वही चीज़ दोबारा रिपीट होगी, और उस जनरेशन को पता भी नहीं होगा कि हमारे साथ पहले ऐसा हो चुका है। अगर ये फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन कहीं रुक गया तो ये दिक्कत सबसे बड़ी होगी। फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं रुकना चाहिए। ओके। वक्फ एक्ट, इस पे भी बहुत सारे डिबेट्स चल रहे हैं। चलने चाहिए। सबसे वाहियात एक्ट है आज की डेट में। क्यों बनाया, आपको क्या लगता है? देखिए, वक्फ एक्ट क्यों बनाया तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि जब भी उन्होंने बनाया होगा तो कुछ सोच के बनाया होगा। लेकिन आज आप देखोगे तो हमारे पूरे देश के अंदर 3 बॉडी ऐसी हैं जो सबसे ज़्यादा लैंड जो ओनिंग एजेंसीज हैं सबसे बड़ी हैं। एक इंडियन रेलवेज़ के पास इंडिया का बहुत बड़ा लैंड स्ट्रक्चर है, दूसरा जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके पास लैंड स्ट्रक्चर है, और तीसरा सबसे ज़्यादा है वक्फ एक्ट, वक्फ बोर्ड जो है। वक्फ बोर्ड के पास जो अथाह पावर आपने दी हुई है कि भाई आप इसमें कोर्ट नहीं जा सकते। आपने एक बार बोल दिया कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है तो प्रॉपर्टी वक्फ की है। अब आप इसको डिस्प्रूव करो। वक्फ को प्रूव नहीं करना है कि ये प्रॉपर्टी उनकी कैसे हुई, कहाँ से आई। कई जगह पे तो ऐसे भी केसेस आए हैं कि उनके पास कोई गिफ्ट डीड नहीं है, उनके पास कोई कागज़ नहीं है, सिर्फ एक उन्होंने नोटिफिकेशन दे दिया गवर्नमेंट को कि भाई ये प्रॉपर्टी हमारी है 1971, 72, 73 में, और कागज़ों की फाइल दबी हुई है। आज वो निकाल के लेके आते हैं कि 1971 में नोटिस आया था, देखो जी ये तो प्रॉपर्टी हमारी है। तुम्हारे पास आई कहाँ से, ये बताओ ना। मैं कह रहा हूँ कि एक इस्लाम हमारा एक धर्म है जिसकी बात ये जिस पे सारा इशू चल रहा है, और जो कहते हैं कि वक्फ इसलिए बनाया गया है कि उन लोगों के बेनिफिट के लिए हो। आप ये बताओ कि वो धर्म को आए हुए कितना साल हुए, कितने साल हुए? 1500 साल, 1600 साल, उससे आया तो नहीं है। लेकिन आज से 8000 साल पुराना जो मंदिर है, आज आप बोल दो कि वक्फ की प्रॉपर्टी है, कैसे हो जाएगी? गांव के गांव एक्वायर कर लिए जा रहे हैं कि एक नोटिस दे दिया कि ये तो हमारा हो गया, आप डिस्प्रूव करो। अरे गांव की प्रॉपर्टी जो आज भी बोलते हो, लाल डोरा की प्रॉपर्टी, कागज़ नहीं होते उसके। पूरा गांव जो है, कई बार तो एक पूरा का पूरा गांव जो है वो एक खाते नंबर पे चल रहा होता है। उसके अंदर कौन सी गली में किस आदमी का घर कौन सा है, वो नाम पता लगता है कि भाई राम प्रसाद सन ऑफ सच एंड सच, भाई उसका फलाने का पोता है, उसके घर पे जाके चिट्ठी जाएगी। उसके घर का नंबर नहीं है, आज भी उसकी रजिस्ट्री नहीं है घर की, लेकिन गांव चले रहा हूँ। वो 500 साल से गांव बसे हुए हैं। अंबानी साहब का इंटिला पे भी तो क्लेम है वक्फ का। तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसे तो कोर्ट की भी कई जगह पे ज़मीन है जिसके ऊपर उन्होंने क्लेम डाला हुआ है कि हमारी है। सुप्रीम कोर्ट की ज़मीन भी किसी हाई कोर्ट की बता रहे हैं, बोला था कि वक्फ की प्रॉपर्टी। वही मैं बोल रहा हूँ ना, सबसे वाहियात एक्ट है। और दूसरी चीज़ ये कि आपके अगेंस्ट उन्होंने नोटिस कर दिया, आपको राइट भी नहीं है। वो कह रहे हैं कि उस ट्राइब्यूनल में जाओ, वक्फ बोर्ड के उस ट्राइब्यूनल में जिसमें सारे के सारे उसी रिलीजन के लोग बैठे हुए हैं, वो डिसाइड करेंगे कि वो नोटिस ठीक था कि गलत था। आप डायरेक्टली कोर्ट नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते भाई? आपकी जो फंडामेंटल राइट है, आपका बेसिक राइट है, वो है कि आपका कोई भी राइट अगर इन्फ्रिंज हो गया तो आपको उसकी रेमेडी का एक सबसे बेसिक राइट है, और उसके लिए कोर्ट जाने का अधिकार किसी से नहीं छीना जा सकता। चाहे आपके साथ कुछ गलत हुआ हो चाहे ना हुआ हो, आपको कोर्ट जाने से नहीं रोका जा सकता। अगर कोर्ट जाने से रोका जा रहा है, इसका मतलब है कि आपका जो बेसिक राइट है वो आपसे छीन लिया गया है। ओके। और वो नहीं छीना जा सकता। ओके।
एक और लॉ की बात करते हैं, उस पर भी बहुत कंट्रोवर्सी है, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक दुखती रग आज की तारीख में ये तीनों चीज़ें हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट और यूसीसी, जिस पे बहुत डिबेट चल रही है, लेकिन कानून नहीं लेके आ रहे। क्यों नहीं ला रहे? और क्यों नहीं ला रहे, तो फिर वही बात है, घूम फिर के आप डालिए अपने जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके पास कानून में डालिए कि क्यों नहीं लेके आ रहे, लेके आएंगे। हमारे तो मेल का रिप्लाई नहीं आया अभी। आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। बहुत सारे लोगों की चिट्ठियाँ गई हुई हैं। क्या करें? क्या करें, तो और चिट्ठियाँ डालिए। मैं पीएम साहब से मिल सकता हूँ जाके, मोदी जी से? बिल्कुल मिल सकते हैं, आपको प्रोटोकॉल है, आपको रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी, उस रिक्वेस्ट को अलाउ किया जाएगा, उसके बाद जो उनका टाइम है उसके हिसाब से आप मिल सकते हो। मिलने की दिक्कत नहीं है। ईमेल का रिप्लाई नहीं आया तो? एक टाइम ऐसा होता था कि जब प्रधानमंत्री से मिलना होता था तो उसके लिए आपको प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करना पड़ता था। आप वहाँ से निकल रहे हैं और जाके वो जो बाहर बैठे होते हैं लोग, उनको बोल दो कि जी प्रधानमंत्री जी से मिलना है, तो कहते हैं हाँ हाँ बुला लीजिए। एक टाइम ऐसा था, लेकिन आज की तारीख में प्रोटोकॉल्स हैं, सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, तो आप लेकिन उसको फॉलो करके आप मिल सकते हो। मिलने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप मिलो जाके, बात करो उनसे। और वैसे भी मोदी जी तो बहुत ओपन माइंडेड और कहते हैं कि बहुत एक्सेसिबल बंदे हैं, और अगर किसी को उनसे मिलना है, कोई रीजनेबल बात करनी हो, आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो खुल के बात करते हैं, आप किसी भी चीज़ पे बात करोगे खुल के बात करेंगे। तो कल सुबह मैं पीएम निवास चले जाऊँ, वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड है उनको बोलूँ कि मैं पीएम साहब से मिलना? सिक्योरिटी गार्ड नहीं, आपको प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। उनके लिए आपको रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी कि मैं इस जगह से हूँ, मेरी ये डिटेल है क्यों, और मुझे इस चीज़ के लिए उनसे मिलना है। सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ चाय पीना चाह रहा हूँ उनके साथ, क्योंकि अगर वो देश के प्रधानमंत्री हैं तो सिर्फ इतना नहीं है उनके पास कि मुझे सिर्फ ऑर्डर साइन कर रहे हैं, उनको और भी ज़्यादा काम करने पड़ते हैं। शायद मैं और आप 12 घंटे 13 घंटे काम करते होंगे, वो 16-17 घंटे काम करते हैं, ज़्यादा ही करते हैं इनफैक्ट। तो मैं उनको आज एक ईमेल लिखता हूँ कि सर जो इंडियन जुडिशियल सिस्टम है दैट नीड्स अ रिफॉर्म। जो ये समर वेकेशंस हैं, विंटर वेकेशंस है जुडिशियल सिस्टम के, ये बंद होने चाहिए। मेरी सुप्रीम कोर्ट सीनियर लॉयर है विकास जी, उनके साथ पॉडकास्ट भी हुआ है, और विकास जी ने मेरे को यही रास्ता दिखाया है कि द वे इज़ थ्रू पार्लियामेंट। तो आप इस पे कार्रवाई करवाइए। आप बिल्कुल लिखें, हाँ आप लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री जी आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, अगर उनको जैसे भी है आप बात कीजिए उनसे। ठीक है, करते हैं। मैं देखो, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। उन्होंने वो काम किए हैं जो शायद आज तक किसी दूसरे प्रधानमंत्री ने नहीं किए थे। उन्होंने वो चीज़ें की हैं, उन्होंने वो चीज़ें बोली हैं ओपन प्लेटफॉर्म्स पे जो शायद कोई दूसरा नहीं बोलने की हिम्मत करता। उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस को इतना अच्छा किया है जो किसी दूसरे प्रधानमंत्री ने नहीं किया। आज की डेट में अगर चाइना से मेजॉरिटी इंडस्ट्रीज़ इंडिया में शिफ्ट हो रही हैं, तो इंडिया में कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ेगा, इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल उसको इंडियन रुपी और जो डॉलर की रेशो, जो आपका कन्वर्जन रेशो है, उसका भी डिफरेंस पड़ेगा। और जो हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस तरीके की चीज़ें आ रही हैं, जो अच्छे रोड बन रहे हैं, कनेक्टिविटी हो रही है। देखिए, किसी भी देश की तरक्की में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो कनेक्टिविटी होती है। रोड, रेलवेज़ जितनी अच्छी होंगी उतना ज़्यादा हमारी कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी, उतना ज़्यादा हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा रहेगा, देश तरक्की करेगा। जो बॉर्डर की स्टेट्स में जो उन्होंने काम किया है कि आप बिल्कुल बॉर्डर तक रोड बनाने हैं हमें, ताकि वहाँ पे अगर कोई चीज़ सप्लाई पहुँचानी है, आर्मी को पहुँचाना है या कोई और काम करना है, तो फटाफट हो, उसमें डिले नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ गोलियाँ चल रही हो और यहाँ से हम फंसे हुए हैं कि हम जो उनके लिए खाना भी नहीं भेज पा रहे हैं। तो उस पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। विकास जी, मेरा एक एक्स IAS ऑफिसर साहब के साथ आपसे पहले पॉडकास्ट हुआ था। उनका कहना ये था कि मोदी जी को या इंडियन गवर्नमेंट को या इंडियन पब्लिक को इस बात से क्या ही मतलब है कि कौन 4 बार शादी कर रहा है, कौन 6 बार कर रहा है, कौन कितने बच्चे पैदा कर रहा है, कितने नहीं कर रहा है, कौन किसको कब डिवोर्स करके शादी कर रहा है। तो शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, या BJP प्राइमरीली जो है, या RSS उसको बोल सकते हैं, उनका ये कहना था ये देश को गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, यूथ को भटका रहे हैं। UCC आ जाएगा तो क्या इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, क्या अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। तो ये वाले सारे जो इश्यूज़ है ये अननेसेसरी है। आपको लग रहा है UCC अननेसेसरी इशू है? बिल्कुल नहीं है। आप एक बात बताइए कि अगर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है तो वो किसकी प्रॉब्लम है? सोसाइटी की प्रॉब्लम है, वो पार्लियामेंट की प्रॉब्लम है। जितने ज़्यादा लोग खाने वाले होंगे रिसोर्सेज पे उतना प्रेशर पड़ेगा, जितना रिसोर्सेज पे प्रेशर पड़ेगा उतना इन्फ्लेशन बढ़ेगा। देखिए, इन्फ्लेशन जो है वो 2 कारण से बढ़ता है, एक सरकार की वजह से और एक सोसाइटी की सप्लाई एंड डिमांड। वो बड़ा सिंपल सा इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है कि जितनी ज़्यादा सप्लाई होगी, डिमांड कम होगी, उस तरीके से उसके प्राइस कम हो जाएंगे। मैंने ऐसे भी देखा है कि जो प्याज और टमाटर वगैरह हैं वो 2-2, 3-3 रुपये किलो लोगों ने फेंके हैं कि भाई बिक ही नहीं रहे, क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा है, डिमांड नहीं है।
लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी तो उसके प्राइस बढ़ जाएंगे। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है, अगर उसको नहीं कंट्रोल करेंगे तो आज नहीं तो कल देश जो है, देश की इकोनॉमी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, वो गड्ढे में चली जाएगी। उसको ठीक करने को, उसको रोकने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। उसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये बोलते हो कि एक आदमी को एक शादी करनी है, 2 ही बच्चे पैदा करने हैं, और दूसरे रिलीजन के आदमी को बोलते हो कि आप 4 शादी कर सकते हो और 25 बच्चे पैदा करोगे, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कैसे कंट्रोल किया जाएगा? तो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आना चाहिए, वो एक्ट आना चाहिए, रोकना चाहिए। सरकार का काम सिर्फ इतना नहीं होता कि आज क्या प्रॉब्लम चल रही है। सरकार का काम ये है कि आज से 50 साल बाद क्या प्रॉब्लम होगी, मुझे आज उसका बेस फाउंडेशन रखनी है। ऐसी बहुत सारी पॉलिसी हैं जो इंदिरा गांधी की या राजीव गांधी के टाइम पे इनिशिएट हुई, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन आज हो रहा है। ऐसी कई सारी पॉलिसी हैं, अगर वो देश हित में है तो इम्प्लीमेंट होंगी। और बीजेपी भी कई बार ऐसी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करती है जो किसी ऑपोजिशन पार्टी या किसी और के एजेंडा में लिखी हुई थी, किसी और के मैनिफेस्टो में लिखी हुई थी, उन्होंने कहा कि ये तो हमारा सपोर्ट करेंगे तो हम कर देते हैं। जैसे किसानों के लिए जो बिल बने थे, जो किसानों के लिए कानून आए थे, वो सिर्फ बीजेपी का नहीं था, वो बाकी सारी पार्टीज़ का भी एजेंडा था। उसको मिसयूज़ किस तरीके से किया गया वो बात अलग है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसी चीज़ है, वो कहते हैं कि आप किसी भी रिलीजन के हों, जैसे मर्डर करने वाले आदमी किसी भी धर्म का हो उसको बराबर सज़ा मिलेगी, उसी तरीके से अगर आपके फैमिली से, इनहेरिटेंस से रिलेटेड, आपके बच्चे की मेंटेनेंस से, उसके अडॉप्शन से रिलेटेड जो भी कानून है वो सबके बराबर होने चाहिए। उससे क्या है कि कहीं ना कहीं आपकी जो देश की इकोनॉमी है उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाया जा सकता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से बचा जा सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप ये देखो कि एक खास रिलीजन की जो पॉपुलेशन है जब 30-40% से ज़्यादा बढ़ जाती है तो किसी और को जीने ही नहीं देते वहाँ पे। तो ये बड़ी बहुत दिक्कत है। आप उसको रोकने का तरीका क्या है? उसका तरीका यही है कि आप लेके आओ पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, लेके आओ, उसको एक्ट बनाओ, उसको कानून बनाओ, सबके ऊपर बराबर इंप्लीमेंट करो। आप बोलो कि अगर आपके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं किसी भी आदमी के, तो उसको जो सब्सिडी हैं वो नहीं मिलेंगी, उसको जो गवर्नमेंट के डिस्ट्रीब्यूशन से पीडीएस सिस्टम से जो चीज़ें मिलती हैं नहीं मिलेंगी, जो गवर्नमेंट की जो वेलफेयर स्कीम्स है उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है कि वो सारा का सारा दबाव आपके और मेरे टैक्स के पैसों पे पड़ेगा। देखो, गवर्नमेंट अपनी तरफ से कितने भी नोट बना ले, अल्टीमेटली वो एक आदमी से पैसा छीनती है और दूसरे आदमी के बेनिफिट के लिए देती है। ऐसी बहुत सारी सरकारें हैं जो कहते हैं हम 2-2, 2,500 हज़ार रुपये महीना देंगे, वो वोट खरीदने का काम करते हैं, लेकिन वो पैसा आता कहाँ से है? वो पैसा उन लोगों से आता है जो टैक्स दे रहे हैं, चाहे वो आप जीएसटी दे रहे हो, चाहे आप इनकम टैक्स दे रहे हो। अगर सरकार को इससे मतलब नहीं है तो किसी और को मतलब कभी हो ही नहीं सकता। सरकार का काम ही इस चीज़ को देखने का है कि आने वाले समय में देश को जो चीज़ प्रॉब्लम कर सकती है उसका कंट्रोल, उसका निवारण जो है, अगर हम आज नहीं कर सकते तो उसके लिए फाउंडेशन बनाने का काम हमारा है और उनको करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो देश नहीं बचेगा। आपको लग रहा है इंडिया की जो मीडिया है वो सही रोल प्ले कर रहा है इंडिया की ग्रोथ में, या मिसगाइड कर रहा है यूथ को? कर ही नहीं सकती, वो सबसे सही रोल प्ले कर ही नहीं सकती, क्योंकि आधे से ज़्यादा क्या 90% मीडिया बिका हुआ है। मीडिया का मतलब होता है कि यू कॉल स्पेड ए स्पेड, सच को सच, झूठ को झूठ बोलो। आज आप चैनल देखोगे, मैं कई बार ना एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ अपने साथ भी, ऑल्दो मेरे घर पे मैं टीवी नहीं रखता, लेकिन फिर भी ऑनलाइन सब अवेलेबल है। तो होता क्या है कि आप एक ही टॉपिक के ऊपर 2 अलग अलग चैनल चला के बैठ जाओ और एक ही चीज़ पे डिबेट चल रही होती है, लेकिन दोनों अलग अलग बातें कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि एक का मालिक अलग है, एक का मालिक अलग है, एक का एजेंडा अलग है, दूसरे का एजेंडा अलग है। वो उसी एंगल पे बात करना शुरू कर देते हैं। तो मीडिया का जो रोल है आज की तारीख में, जिससे वाहियात रोल किसी और का नहीं है। मीडिया को सिर्फ टीआरपी से मतलब है, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट से मतलब है, सच को सच, झूठ को झूठ बोलने से कोई मतलब नहीं है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है नुपुर शर्मा के साथ जो हुआ। नुपुर शर्मा ने ऑन एयर बोला था, एक टीवी चैनल की डिबेट में बोला, लेकिन बहुत सारे चैनल क्या हुआ, मेजॉरिटी चैनल ने कभी आगे नहीं बात नहीं बोली कि यार जो उसने किया था उसने गलत तो नहीं बोला। सिर्फ 1 या 2 चैनल थे जिन्होंने उसके फेवर में बोल दिया था कि यार क्या गलत बोल दिया, बेचारी घर से नहीं निकल पा रही है। तो मीडिया का रोल कहाँ रह गया? तो मीडिया, इसका मतलब ये है कि आप सिलेक्टिव चीज़ें चूज़ करके बैठे हुए हो, आप किसी एक एजेंडा को प्रमोट कर रहे हो। नहीं करना चाहिए। यू शुड बी न्यूट्रल एज यू कैन बी। आप बोलो ना, अगर प्रधानमंत्री गलत करते हैं बोलो खुल के, ऑपोजिशन गलत करता है तो बोलो खुल के। लेकिन मीडिया जो है वो जब उसके मालिक बदल गए तो उसी एजेंडा को फॉलो करेंगे। मीडिया नहीं कर रहा है अपना काम जो उसको करना चाहिए। मीडिया का काम सच दिखाने का, सच बताने का है, लेकिन मैनिपुलेटेड सच बताने का काम मीडिया का नहीं है, जो कि अभी चल रहा है। देखो कितनी सारी चीज़ें ना लीगल सिस्टम के बारे में सीखने को मिल रही है, पुलिस के बारे में सीखने को मिल रही है। तो
आपके अगर कोई ऐसे क्वेश्चंस हो ना जो आप विकास भाई से पूछना चाहते हैं, बहुत ही सीनियर लॉयर है, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस लिखिए और हम कोशिश करेंगे विकास भाई से गाइडेंस लेके उनको आंसर करने की। तो जो भी आपके क्वेश्चंस हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर अभी तक इस पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। विकास भाई का जो चैनल है उसकी डिटेल्स भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, तो उसको भी आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। विकास भाई, एक जो बड़ा कंसर्न है हमारे सोसाइटी में, जिन लोगों को हमें प्रोटेक्शन देना चाहिए, जिनसे हमें फील एंड सिक्योर फील करना चाहिए, प्रोटेक्टेड फील करना चाहिए, उनसे हम लोग डरते हैं। पुलिस, अगर वैसे पुलिसमैन सामने आए तो हमें सिक्योर फील करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम चोर हैं, कुछ चोरी कर रहे हैं तो हम डर ही रहे हैं, लेकिन वैसा एक पब्लिक में परसेप्शन नहीं है पुलिस को लेके। क्या रीज़न है? और अगर यूथ के साथ कुछ गलत पुलिस ही करती है तो यूथ के पास क्या ऑप्शंस हैं? देखो, पुलिस से डरते इसलिए हैं क्योंकि पुलिस बदतमीजी से बात करती है। पुलिस से इसलिए डरते हैं क्योंकि पुलिस केस फाइल कर देती है, बना देती है, एफआईआर रजिस्टर कर देती है। और पुलिस से इसलिए डरते हैं क्योंकि उसकी वजह से किसी का भी करियर ख़राब हो जाता है। थप्पड़ भी मार देंगे तो मोटा मोटी है कि आपके पास लीगल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा नहीं है, और उसके लिए भी फिर पेशेंस वाला काम रहता है। दूसरा, आपको ये भी समझना चाहिए कि पुलिस ऐसा क्यों करती है। देखो, पुलिस सिस्टम जो था वो सिस्टम लाया इसलिए गया था कि क्राइम पे कंट्रोल हो। पुलिस सिस्टम को धीरे धीरे करके बढ़ाया गया अंग्रेज़ों के टाइम पे, एक पुलिस राज बनाया गया। उस पुलिस राज को धीरे धीरे करके फिर उसकी सेंसिटाइजेशन की ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे लोग थे जिनको पुलिस वाले उठा के लेके जाते थे, 4-4, 5-5 दिन तक गायब रहते थे। आज की तारीख में हमारे पास कानून है कि 24 घंटे से ज़्यादा किसी को कस्टडी में नहीं रख सकते। लीगल कस्टडी में भी पुलिस वाला 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकता। 24 घंटे के अंदर अंदर उनको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को पेश करना पड़ेगा। लेकिन आप समझो कि पुलिस स्टेशन का काम क्या है? चोर उचक्के, जो मर्डरर हैं, जो क्राइम कर रहे हैं लोग, उनसे डील करने का। तो वहाँ अगर पुलिस का डर नहीं होगा तो किसी भी एरिया के अंदर क्राइम रेट हमेशा ज़्यादा होगा। प्रॉब्लम यहाँ आ गई कि पुलिस वाले जो कॉमन मैन है, जो इनोसेंट सिटीज़न है, जिनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनके साथ भी वैसा व्यवहार करते हैं, जबकि नहीं होना चाहिए। आप सब लोगों को बराबर नहीं तोल सकते हो। जो विक्टिम है उसको भी बदतमीजी से बात करते हैं, इसलिए लोगों को डर लगता है कि पुलिस वाले से कौन उलझेगा, इसको तो कानून की पता है। और एज ए सिटीज़न हमें कानून के बारे में पता नहीं होता, तो पुलिस वाला छूटते कह देगा तेरे को पता नहीं कानून है, तो ऐसे नहीं कर सकता, वैसे नहीं कर सकता। उसको लगता है कि ये सच कह रहा है। आपको अपने लीगल राइट्स अगर पता है, सारी चीज़ें हैं, तो आप खुल के पुलिस वाले को बोल सकते हो, पुलिस ऑफिसर को, कि भाई तुम गलत कर रहे हो और मैं रिकॉर्डिंग करूँगा, मैं कल की डेट में तुम्हारे खिलाफ एक्शन ले सकता हूँ। अगर पुलिस ऑफिसर आपके साथ कुछ भी गलत करता है, चाहे किसी भी यूथ हो या एल्डरली कोई आदमी है, किसी के साथ भी, तो आप उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हो। पैसे मांगता है तो आप उसके एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में कंप्लेंट कर सकते हो। मारपीट करते हैं तो आप कोर्ट में कंप्लेंट डाल सकते हो। अगर आपके साथ कोई और तरह की बदतमीजी करता है तो हर स्टेट के अंदर स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनी हुई है, आप वहाँ कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, कमिश्नर के पास कर सकते हो। और वो अगर आपकी कंप्लेंट पे एक्शन नहीं ले रहे हैं, विजिलेंस में भी अगर आपने कर दी, तो आप कोर्ट में जाके ये डायरेक्शन ले सकते हो कि आपकी कंप्लेंट के ऊपर एक्शन लिया जाए। अगर तब भी नहीं लेते हैं तो हाई कोर्ट के पास भी पावर होती है कि वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग जो है कंसर्न ऑफिसर के अगेंस्ट इनिशिएट कर सकता है। इवन मैं आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन आई थी, जजमेंट है रणेश कुमार की, बहुत फेमस है, कि किसी भी केस में किसी भी ऐसे आदमी को जहां 7 साल तक की जेल है, उसको अरेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो पुलिस को वो फॉलो करनी पड़ती है कि भाई हम अरेस्ट नहीं करेंगे। अगर पुलिस वाला रणेश कुमार की गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहा है तो आप हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल कर सकते हो उस पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट। और ये जब है जब आपके खिलाफ पुलिस वाले ने केस बना रखा है या फिर आपके अगेंस्ट किसी ने कंप्लेंट की और एफआईआर हो चुकी है। लोगों को पता होना चाहिए कि अगर कोई आदमी जिसने कोई क्राइम कर रखा है उसके भी राइट्स हैं, अधिकार हैं, तो कॉमन आदमी के भी जो जिसने कोई क्राइम नहीं कर रखा तो उसके भी राइट्स हैं। आपको इन्फोर्स करने का तरीका आना चाहिए। तो खुद को फाइल करने के लिए कितना खर्चा आएगा? खर्चा ऐसा कुछ नहीं है। आप जो कोई भी रीजनेबल लॉयर है, आपका ये काम फ्री में भी कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो सरकार या हाई कोर्ट से आपकी लीगल सर्विस अथॉरिटी से वहाँ से फ्री में भी लॉयर मिलते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो गरीब से गरीब आदमी जा सकता है। अगर आपके लॉयर बहुत अच्छे जानकार हैं तो कम से कम पैसे पे भी काम कर सकते हैं। और अगर आप फिर वही बात है, छोटे से काम के लिए अगर आप बहुत बड़े लॉयर को करोगे तो करोड़ रुपए भी मांग सकता है भाई। ठीक है, आप तो टाइम के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन विकास भाई पूछता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरा पासपोर्ट का वेरिफिकेशन आया है, थाने में गया, हाँ गया, बिल्कुल ठीक है, हमारे भी पासपोर्ट बना था। मत दो पैसे, मत दो। आपको पता होना चाहिए जो पासपोर्ट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो चेंज हो चुका है, पहले की तरह नहीं रहा है। अब क्या होता है कि जब पासपोर्ट वेरिफिकेशन आती है तो जो ऑफिसर आता है, पहली बात तो वो ऑफिसर थाने का नहीं होता, थाने में एक अलग डिपार्टमेंट बना होता है, उसके अंदर से आते हैं और वो आज की डेट में टैबलेट लेके आते हैं।
आपका जो भी काम होता है वो ऑन द स्पॉट वहीं लिखते हैं और वहीं अपलोड करते हैं आपके सामने ही। आपका आधार कार्ड, आपके जो बाकी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो वहीं उसका फ़ोटो खींचेंगे और वहीं अपलोड करना पड़ता है उनको। वो ऐसा नहीं करते कि हम थाने में जाके करेंगे। वो टाइम चला गया कि रिपोर्ट बाद में बनती थी तो पहले आपको पैसे देने पड़ते थे। आप मत दो पैसे, आपके सामने ही होगा सारा काम। वेरिफिकेशन में, वेरिफिकेशन की तो बोल रहा हूँ, आपका वेरिफिकेशन 2 चीज़ों का होता है। सॉरी, पासपोर्ट रिन्यूअल में, रिन्यूअल के अंदर भी सेम प्रोसेस है, उसके अंदर भी आप पैड लेके आते हैं। और मैं आपको बता दूं कि महीने भर पहले मेरे एक फ्रेंड ने रिन्यू कराया है और उसका कोई विजिट करने नहीं गया और थाने से फ़ोन आया था। वो भी पहले तो उसको धमकाया कि तुम्हारा वेरिफिकेशन जो है इस वाले थाने में आ गया है, तुम इस जुरिडिक्शन में रहते हो, तुम्हें ये भी नहीं पता है कि क्या मेरे को फॉर्म में भरना है। ठीक है, फिर कौन सी बड़ी बात हो गई? हाँ, क्या बड़ी बात होगी इसमें? जुरिडिक्शन चेंज हो जाएगा, दूसरे पुलिस स्टेशन से आ जाएगा। हाँ, तो वो वहां चला गया, बस। घर कोई नहीं आया वेरिफिकेशन, कोई बात नहीं, और ये देने पड़ते हैं हर जगह। नहीं ऐसा नहीं है, मैंने अपना पासपोर्ट बनवाया है। ओके, मैंने बताया नहीं था कि मैं एडवोकेट हूँ। काला कोट पहनते अरे हो। नहीं, मैंने नहीं बताया कि मैं एडवोकेट हूँ। फ्रेंकली मैं बता रहा हूँ। आपकी लैंग्वेज, आपको क्या लग रहा है, आपकी बात से नहीं पता लगता? अरे आप नहीं समझ रहे हो बात। पता है क्या है, मैंने और मेरी वाइफ ने अपना पासपोर्ट अप्लाई किया। हाँ, मेरी वाइफ का जुरिडिक्शन था राजस्थान का। तो हमने जब अप्लाई किया तो उन्होंने बोला कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो राजस्थान के हैं, तो आपको वहाँ उसके जुरिडिक्शन के हिसाब से आपका जाएगा। हमने वो डॉक्यूमेंट चेंज करवाया, आधार कार्ड पे सब जगह एड्रेस चेंज करवाया। उसके बाद हमारा जो वेरिफिकेशन थी हमारे घर पे जिस दिन आई थे, उस दिन हमने नहीं बताया कि हम एडवोकेट हैं। हमने नहीं, हम घर के कपड़ों में वही पजामा टी शर्ट पहन के बैठे हुए थे। भाई साहब आए, उनको चाय पिलाई कि बैठो भाई साहब, कुछ खाना है तो बताओ, क्योंकि आप आए हो, पता नहीं लंच के टाइम पे खाना खाया ना खाया हो यार, तो दिस इज ह्यूमन कर्टसी। उन्होंने डॉक्यूमेंट देखे, हमने डॉक्यूमेंट दिए, उन्होंने वहीं के वहीं अपलोड किए। फिर उन्होंने बोला जी मैं इसको रिपोर्ट को बनाना है तो अपलोड करना पड़ेगा, और उनके पास उस दिन लिस्ट थी कि कितने लोगों के पास जाना है। उन्होंने वहीं लिखा कि ये डॉक्यूमेंट मैंने चेक कर लिया, ये मैंने लिख दिया, ये अपलोड कर दिया, वो कॉपी पेस्ट का उनका फॉर्मेट था, उन्होंने किया, ओके किया, बट दैट्स इट। ना उन्होंने पैसे मांगे, ना हमने पैसे दिए, ना कोई बात हुई, ना उनको ये पता कि हम वकील हैं, ना हमें ये पता कि वो उसकी पोस्ट क्या है। इनफैक्ट जाते हुए वो बंदा अपना नंबर भी दे के गया कि अगर कोई किसी तरह की आपको हेल्प की रिक्वायरमेंट हो तो मुझे बता देना। उन्होंने सर बाहर बोर्ड पे नाम देख लिया होगा, एडवोकेट विकास शर्मा, पुलिस वाला नंबर दे जाए कि अगर कोई काम हो तो फोन कर लेना। विकास भाई, इंडिया में तो ऐसा नहीं। आपको मैं एक बात बताता हूँ जी, मेरे घर का जी कहीं पे भी मेरी पहचान नहीं लिखी हुई, ना कोई बोर्ड लगा हुआ है। ओके, मेरे घर के बाहर सिर्फ मेरे फादर का नाम लिखा हुआ है, मेरी मदर का नाम लिखा हुआ है, और किसी का नाम नहीं है। हमारे घर में कितने भी लोग रहते हों, जो भी आता है फादर के नाम से आता है कि एड्रेस ये है, फादर के नाम से आ गया, कोई दिक्कत नहीं होती उस चीज़ को लेके। और दूसरा क्या है कि मैं घर के अंदर या अपने उसमें कभी भी किसी क्लाइंट को या किसी को डील नहीं करता हूँ। मैं अपना जो वर्क प्लेस है, जो मेरा ऑफिस है, सिर्फ वहाँ बात करता हूँ। कारण क्या है कि वहाँ आप कॉन्सेंट्रेट होकर काम कर सकते हो। यहाँ पे 4 चीज़ें चल रही हैं, सब्जी बन रही है, कुछ हो रहा है, कुछ भी हो सकता है ना, आपको कंसंट्रेशन के साथ काम करना है। तो लेकिन मेरे घर पे तो आधे तो पड़ोसियों को नहीं पता कि ये वकील है। अच्छा, मैं नहीं लिखता, नहीं लिखा तो नहीं लिखा। हाँ, किसी ने मेरी गाड़ी अगर खड़ी है उस पर स्टिकर देख लिया तो बात अलग है, अदरवाइज मैं नहीं बताता किसी को। इनफैक्ट हमें रहते हुए एक जगह पे कई साल हो गए हैं, पड़ोस में किसी ने मुझे निकलते हुए देख लिया काला कोट पहन के, तो उसने बोला अच्छा आप वकील हो? मैंने कहा, कह रहे कहाँ बैठते हो? मैंने बताया जी ऐसे मेरा ऑफिस है। और तो कहते जी वहाँ का द्वारका का केस चल रहा है, किसी कोर्ट का केस चल रहा है, आप करोगे? मैंने कहा उस कोर्ट में मैं जाता नहीं हूँ, आपको वहीं का करना पड़ेगा, दैट्स इट। कह रहे मुझे तो पता ही नहीं था कि आप वकील हो। कोई बात ही नहीं है, बात करने से भी नहीं लगता। कोई मेरे घर के नीचे गाड़ी खड़ी कर जाता है, देखो गाड़ी पार्किंग की ना समस्या बहुत तगड़ी है। मैं आपको अपना पर्सनल चीज़ बता रहा हूँ, हमारे घर के नीचे गेट के बाहर गाड़ी खड़ी कर जाते हैं लोग, बहुत समस्या, गोलियां चल जाती हैं पार्किंग को लेके, भाई मैं तो यहीं खड़ी करूँगा, मेरे तो ये है वो है फलाना ढिमकाना। मेरी आज तक अपने घर के आसपास पार्किंग को लेके लड़ाई नहीं हुई, डिस्पाइट द फैक्ट कि मेरे घर के दरवाजे के बाहर गाड़ी खड़ी कर जाते हैं लोग। मैं पड़ोसियों को जाके हम बेल बजाते हैं, वो आते हैं, मैं सिर्फ एक बात बोलता हूँ, मैंने कहा जी जब आने जाने का टाइम हो तब गेट छोड़ दिया करो, बाकी जगह सबके लिए बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम यह है कि लोगों में पेशेंस लेवल नहीं है। हमें लगता है कि मेरे दोस्त के साथ ऐसा हुआ तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ। आपको पता है सबसे ज़्यादा जो करप्शन है वो गन लाइसेंस को लेके है। आप गन का लाइसेंस अप्लाई करो, उसमें भाई साहब पुलिस वाले जो पैसे मांगते हैं ना कि ये गन के लिए अप्लाई कर रहा है, इसका मतलब मोटी आसामी होगा। और जबकि मैं कहता हूँ कि साला कोई भी आदमी हो, सिंपल से सिंपल जो आदमी गरीब से गरीब है, वो भी
खुद को प्रोटेक्ट करने का राइट आपका फंडामेंटल राइट है, आपका स्टैट्यूटरी राइट है। आपको गन रखनी पड़ सकती है। आप ट्रैवलिंग करते हो, आपके परिवार के साथ आप जा रहे हो, आपकी वाइफ के साथ कोई लूटपाट हो जाए या कोई बदतमीजी करे, चलो लूट ले गया, कोई पैसे ले गया, गाड़ी ले गया, फ़ोन ले गया, फिर भी आप शांति कर लोगे। आपके सामने आपकी घर की महिलाओं के साथ किसी ने बदतमीजी कर दी, क्या आप ज़िंदगी भर खुद से आंख मिला पाओगे? कभी नहीं कर सकते। जिस महिला के साथ हुआ, क्या वो उस ट्रॉमा से ज़िंदगी भर निकलेगी? नहीं निकलेगी। तो गन तो कोई भी अप्लाई करे उसको मिलनी चाहिए, लेकिन गन लाइसेंस लेना ही सबसे मुश्किल है। वो छूटते कहता नहीं नहीं आपको तो थ्रेट ही नहीं है, तो हम कैसे दे दें? और मैं कहता हूँ कि जिस आदमी को क्राइम करना है वो तो गन मिल जाएगी उसको। या तो तुम बोल दो कि देश में गन ही नहीं मिल रही भाई साहब, कहीं कोई क्रिमिनल है उसको तो गन मिलेगी नहीं। हमने तो ऐसा कानून, ऐसी इंप्लीमेंटेशन कर रखी है कि ये जो जितने भी क्रिमिनल हैं उनको तो गन नहीं मिलती, तो इन जो सिटीजन है उसको भी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हो सकता है भाई लड़ाई झगड़ा हो जाए। भाई जिसको क्राइम करना है उसको तो फ्रीली अवेलेबल है गन। जर्मन मिल रही है उनको। जर्मन? अरे भाई साहब कौन सी नहीं मिल रही, कितनी जर्मन। मैं तो, मेरे ऑफिस में कई बार आते हैं ऐसे लोग जिनके मतलब हैं, तो वो गन लेके आते हैं, मैं तो बाहर उतरवाता हूँ, बाहर रखो भाई, मेरे अंदर नहीं, मत यहाँ मत लेके आया करो, गाड़ी में छोड़ के आया करो। क्यों? क्योंकि मुझे खुद शूट करना आता है। लेकिन बात यह है कि अगर आपको स्टैट्यूट में दे रखी है चीज़ कि आप खुद को बचा सकते हो, डिफेंड कर सकते हो, तो गन से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। आप सोचो कि मैं सब्जी में सेब काटने वाला चाकू रखूँ, सामने कोई कट्टे लेके आ गया, आप लड़ लोगे? नहीं लड़ सकते भाई साहब। और सिचुएशन ये है कि बच्चों और महिलाओं के साथ गलत नहीं होना चाहिए, आदमी के साथ भी गलत नहीं होना चाहिए, और उसी के लिए पैसे मांगते हैं। आप पैसे मांगे ना, आप देखो एंटी करप्शन के डिपार्टमेंट में आप कंप्लेंट डाल दो ना। मैं कह रहा हूँ, आज मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ, ऑन एयर बोल रहा हूँ, आप ज़्यादा बात नहीं कर रहा, 1000 लोग, अगले 1000 लोग, उनके साथ अगर कभी पुलिस से कोई डीलिंग होती है और कोई पुलिस वाला पैसे मांग रहा है, चाहे पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए मांग रहा है, आप उसकी कंप्लेंट डालना शुरू करो रिकॉर्ड करके। मैं जितने लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं यार, वो 1000 लोग हम बन जाते हैं। जो लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं ना, जो विकास भाई के साथ जुड़ना चाहते हैं ना इस मुहिम में, तो कमेंट में लिखो आई एम इन। तो फिर हम लोग ना सही में साथ में मिलके ना एक व्हाट्सएप ग्रुप टाइप का कुछ ऐसे बनाते हैं। मैं लोगों को एजुकेट करने के लिए तैयार हूँ कि आपके एरिया में कौन सा डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा, आपको आरटीआई कैसे लगानी है। 10 रुपये लगेंगे सिर्फ ऑनलाइन, आप लगाओ। तो आप कमेंट में लिखो आई एम इन। एक व्हाट्सएप ग्रुप ऐसा क्रिएट करते हैं विकास भाई, अगर जितने लोग हम हैं ना, हमारे एरिया में कुछ गलत हो रहा हो, हमारे साथ कुछ गलत हो रहा हो ना, तो हम पॉसिबली आपसे एक लीगल हेल्प ले पाएं, और फिर हम भी आरटीआई लगाते हैं। 10 लगाओ ना, लग जाती है। आरटीआई लगाओ, कंप्लेंट फाइल करो। उसके अलावा अगर आरटीआई पे एक्शन नहीं हो रहा है, उसकी अपील ऑनलाइन फाइल करने का तरीका मैं बताने के लिए तैयार हूँ। आप करो तो सही। यू बिकम इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स, और फिर देखो कैसे चेंज नहीं होती। अब बात पता है क्या है, हम चेंज भी करना चाहते हैं लेकिन हम काम नहीं करना चाहते, एग्जाम में पास भी होना चाहते हैं। प्रोसेस इज द पनिशमेंट। अरे यार 20 साल थोड़ी लड़ूंगा, लाइफ इज अ पनिशमेंट। आप 20 साल थोड़ी लड़ूंगा। किसी पुलिस ऑफिसर ने मेरे से 2000 रुपए मांग लिए पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए। अच्छा, लेकिन अगर बाई चांस आपके अगेंस्ट किसी पुलिस वाले ने फेक केस बना दिया, तब भी तो लड़ना पड़ेगा। मजबूरी है, मजबूरी है। तो आप उस मजबूरी में लड़ने के लिए तैयार हो, लेकिन उस चीज मजबूरी तक पहुंचना नहीं चाहते, मतलब उस मजबूरी को हटाना नहीं चाहते कि ऐसा कोई सिचुएशन आए कि भाई ऐसी मेरे साथ बन रही है, किसी और के साथ ना बने। जब तक सारे के साथ, देखो सिटीजन मस्ट बी अवेयर, जब तक हम से एज ए सिटीजन अपने राइट्स को इन्फोर्स करेंगे नहीं, तब तक सिस्टम नहीं बदलेगा। आप और मैं बातें मारते रह जाएंगे। ये हिंदी, वो हरियाणवी में बोलते हैं ना, जुगाली कर रहे हैं। ओके, ये जुगाली करने वाला काम है। ठीक है, आने वाले यूथ की बात कर लेते हैं। जेनजी। हाँ, एक पहले वो होता था कि दूसरी टर्म होती थी, अब जेनजी शुरू हो गई है। जेनजी शुरू हो गया है। रिनाउंड जर्नलिस्ट पलकी शर्मा एक कमेंट किया है कि ज़्यादातर कॉर्पोरेट्स जो हैं वो जेनजी को हायर ही नहीं करना चाह रहे हैं। आपने पढ़ा होगा? हाँ, मैंने सुना, मैंने देखा है उनका, मैंने देखा है। क्यों नहीं करना चाह रहे? 20-22 साल के, 18-19 साल के जो लड़के हैं, जो 23-24 साल के एमबीए करके फ्रेश आ रहे हैं, इंजीनियरिंग करके फ्रेश आ रहे हैं नए माइंडसेट के साथ, कहाँ प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कमिटमेंट इश्यूज़ की है। दूसरा, उनको लगता है कि वी आर एंटाइटल्ड हर चीज़ में, कि जो हमें मिल रहा है वो मिलना चाहिए। तीसरी चीज़ क्या है, दे आर ईजिली ऑफेंडेड। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ जेनजी की कॉर्पोरेट्स को लेके नहीं है, प्रॉब्लम ये भी है कि यही जो ब्रीड है जो तैयार हुई है, जिसे हम सोशल मीडिया ब्रीड बोल रहे हैं, जो बहुत, जिनका अटेंशन स्पैन बहुत कम है, उनको लगता है कि जो हम कर रहे हैं वही सही है और बाकी तो जाए भाड़ में, मतलब एवरीबडी इज़ एट द नोक ऑफ देयर शू।
तो उन लोगों का आने वाले समय में जो फ्यूचर है वो थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा ख़राब है। इन्हीं लोगों की शादियां होंगी और इस इंटाइटलमेंट की वजह से, लैक ऑफ पेशेंस की वजह से, लैक ऑफ कमिटमेंट इश्यूज़ की वजह से जो आने वाले टाइम में जो डाइवोर्स रेट हैं, जो नंबर ऑफ केसेस हैं, फेक केसेस हैं, वो बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आने वाले टाइम में जो सोसाइटी का जो चेहरा है वो यही लोग होंगे। और अगर आज उनको ये दिक्कत है तो आप सोचें कि भी एकदम से चेंज हो जाएंगे, तो नहीं होगा चेंज। तो पलकी शर्मा ने बिल्कुल ठीक बोला। और कोई भी कंपनी या कोई भी फैमिली ऐसे लोगों को अपने साथ नहीं रखना चाहेगी जिनको ये तीनों ही चीज़ों में प्रॉब्लम हो। क्योंकि हमारे यहाँ किसी भी तरीके से अगर कोई कंपनी चाहती है तो वो एम्प्लॉय से कमिटमेंट तो चाहेगी कुछ हद तक। ट्रू। और इस तरह के लोग अगर कभी भी है, इस तरह के या किसी भी तरह के लोग जिसमें तीन चीज़ें नहीं हैं, वो तीनों ही अगर क्वालिटी नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं टॉक्सिक कल्चर है, उसको प्रमोट करेंगे। तो वो ठीक नहीं है। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि एक तो उनमें कमिटमेंट की कमी है, दूसरा क्योंकि वो सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो वो अपनी ही ऑफिसेज के अंदर वीडियोस बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, जहाँ पे वो अपने ही मैनेजर्स को दो एक फन वे में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को दो एक फन वे में पब्लिकली डिसरिस्पेक्ट कर रहे होते हैं। तो कैसे चलेगा आगे? ऐसे नहीं चलेगा ना। कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। बड़ा सिंपल है। ये देखो, आप कोई भी काम कर रहे हो किसी भी चीज़ के लिए, अगर कोई हिंड्रेंस क्रिएट हो रहा है सिस्टम में, एक इस तरह की नेगेटिविटी आ रही है जो सिस्टम को चोक कर रही है, सिस्टम को प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है सिस्टम के लिए, वो चीज़ नहीं चलेगी। अब बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी हैं जो कहते हैं कि हम तो फीमेल एम्प्लॉय नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पॉश की कंप्लायंस भी करनी है, क्योंकि हमें ये देखना है कि अगर वो फॉल्स एलिगेशन लगा देगी तो हम किस किस के खिलाफ एलिगेशन लेंगे, वो मतलब किस किस के खिलाफ एक्शन लेंगे। तो ऐसा भी काम है। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज फीमेल्स को अवॉइड भी करती हैं, सिर्फ इसी वजह से कि फॉल्स एलिगेशन लग सकता है। उसी तरीके से अगर इस तरीके की एम्प्लॉई ब्रीड तैयार होगी जो अपनी सीनियर मैनेजमेंट का बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करेगी, ऐसा नहीं कि सीनियर मैनेजमेंट बिल्कुल दूध की धुली है, बहुत बड़े बड़े टॉक्सिक मैनेजर मैंने देखे हैं, ऊपर से कहते हैं ना वो यू शिट ऑन द लोअर लेवल, वो वाला सिस्टम। एक ये मीम बहुत वायरल होता है कि ऊपर से शिट आती नीचे बढ़ती रहती है, तो वो चीज़ है। सो उनको नीचे कुछ और दिखाई देता है, इनको ऊपर कुछ और दिखाई देता है। तो वो चीज़ जो है किसी भी कंपनी के लिए ठीक नहीं है, प्रोडक्टिविटी के लिए ठीक नहीं है, तो वो अवॉइड करते हैं इस चीज़ के लिए। दूसरा, आई एम नॉट कंसर्न अबाउट द कॉर्पोरेट्स, क्योंकि वो तो एक नहीं तो दूसरा कहीं ना कहीं एम्प्लॉय मिल जाएगा। अब ये जो जेनजी जिसकी आप बात कर रहे हो, तो ये अर्बन एरियाज़ के लिए ज़्यादा है। रूरल एरिया से जो बच्चे आते हैं, दे हैव गुड कमिटमेंट, उनकी पेशेंस लेवल भी ज़्यादा है, क्योंकि जॉइंट फैमिलीज़ में रहे हैं, देखा है, प्रॉब्लम देखी है, सॉल्यूशन देखे हैं। ऐसा नहीं कि सारे वो भी ऐसे ही हैं, लेकिन बहुत मेजॉरिटी देखे हैं। मेहनत करने के लिए तैयार है, लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए तैयार है, फैमिली के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो कंपनीज तो, कॉर्पोरेट तो कहीं ना कहीं से एम्प्लॉय कहीं ना कहीं ढूंढ लेंगी। प्रॉब्लम है कि इस तरह की जो आज आदत बन गई है कि हम कमिटेड नहीं होंगे किसी चीज़ को लेके, हमारा पेशेंस लेवल बिल्कुल ज़ीरो है, एंड आई एम द इंटाइटल्ड वन, जो राइट मुझे मिलने हैं वो मुझे ही मिलेंगे, दूसरे को ना मिले, और मैं दूसरे के लिए कुछ भी काम करके राज़ी नहीं हूँ। उनकी फैमिली लाइफ कैसी होगी आप उसके बारे में सोचो कि वो किस तरीके की सिचुएशन में जाएंगे, कितने लोग अकेले रहेंगे, कितने लोगों के डाइवोर्स होंगे, कितने लोगों के जो रिलेशनशिप हैं वो ब्रेक होंगे। सिर्फ आज की बात नहीं है, ये आने वाले टाइम की बात है। और ये जो फीडिंग है, जिस देखो सोशल मीडिया पे रील बनाना गलत नहीं है, आप बनाओ यार, फन वे है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप उसको अपनी लाइफ नहीं बना सकते। दैट इज़ नॉट लाइफ। आपको अपने जो बाकी के लोग हैं आपके साथ के हैं, आपको म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखनी पड़ेगी, सीनियर मैनेजमेंट को भी और लोअर मैनेजमेंट को भी। वी कांट एस्केप दैट। वंडरफुल विकास भाई, बहुत ही डिटेल्ड हमने ये पॉडकास्ट किया है। आपने लीगल सिस्टम के बारे में बहुत सारी बात की, मैंने एज अ कॉमन मैन जुडिशियल सिस्टम के बारे में मेरा जो परसेप्शन था, जो एक कॉमन पब्लिक का परसेप्शन है, वो मैंने शेयर किया। जाते जाते आप यूथ को लीगली फाइट करने के लिए, या एक यूथ जो है ना वो विक्टिम ना बने, इसके लिए आप क्या 3, 4, 5 टिप्स देना चाहते हैं जाते जाते? देखो, पहली चीज़ तो ये है कि आपको कानून के बारे में पता होना चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते हो कि मुझे कानून के बारे में नहीं पता है, क्योंकि कानून आपके पैदा होने से पहले आपके ऊपर रूल करना शुरू करता है, आपके मरने के बाद भी कानून आपका पीछा नहीं छोड़ता है। जैसे कि चाहे आपके इनहेरिटेंस से रिलेटेड हो, वसीयत से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कुछ भी कानून हो वो आपके मरने के बाद भी चलते हैं। अगर कोई केस हो गया तो आप मर भी जाओगे तो उसके बाद आपकी फैमिली जो है वो भुगतती रहती है, वो ख़त्म करना बहुत मुश्किल होता है। तो कानून के बारे में पता हो। दूसरा, उस कानून में आपको अपना राइट को इन्फोर्स कैसे करना है उसके बारे में पता होना चाहिए।
तीसरी चीज़, आपके अंदर इतनी पेशेंस होनी चाहिए, जैसे बीमारी हो जाती है ना कि भाई बुखार हो गया तो डॉक्टर साहब कहते हैं ना 3 दिन आपको पैरासीटामोल लेनी पड़ेगी, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम, और आप सोचो कि एक ही दिन में 6 पैरासीटामोल खा के मैं सुबह शाम तक ठीक हो जाऊँ, नहीं होगे, क्योंकि आपकी बॉडी को रिकवर करने के लिए टाइम चाहिए। ऐसे ही कोर्ट केसेस होते हैं, आपको पेशेंस लेवल होना चाहिए कि इसमें टाइम लगेगा। हम वकीलों में कहावत है कि बीमारी और मुकदमा टाइम लेता है, तो टाइम लेगा, आप पेशेंस के साथ लड़ो। अगर आपको लग रहा है आपकी आज सुनवाई नहीं हो रही है तो कभी ना कभी ज़रूर होगी, लेकिन सुनवाई होगी। तो आपको ये चीज़ के लिए, जो लाइफ के लिए है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भाई अपने फ्यूचर को सिक्योर करके चलो, फाइनेंशियली सिक्योर करके चलो, क्योंकि हॉस्पिटल और कोर्ट के अंदर जो सबसे ज़्यादा आपके काम आएगा वो आपका पैसा आएगा। पानी की तरह बहता है, चाहे बीमारी हो चाहे केस हो। जितना ज़्यादा आप उसको कमा के रखोगे, यू विल ऑलवेज बी इन अ बेटर पोजिशन टू फाइट। गरीब आदमी केस लड़ते लड़ते मर सकता है, अमीर आदमी अपना पीआर भी मैनेज करता है, अपना केस भी मैनेज करता है, अपना प्रोफेशन भी मैनेज करता है, तो पैसा आपके काम आएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आप कोई काम कर रहे हो, चाहे वो डिस्प्यूट का है या नॉन डिस्प्यूट का है, अगर आपके पास ये ऑप्शन आता है कि उसको हम कोर्ट कचहरी जाए बिना ख़त्म कर सकते हैं, तो घर के अंदर बैठ के सॉल्व कर लो, क्योंकि जैसे ही आपका थाना कचहरी हो जाएगा उसके बाद ईगो जो है ना वो आ जाएगी, उसके बाद आपकी प्रॉब्लम बहुत बढ़ेगी। तो सॉल्यूशन ये है कि कोर्ट में जाने से पहले जो भी आपके रास्ते हैं उसको ख़त्म करने के, जिसमें आपको लॉयर की फ़ीस नहीं देनी, जिसमें आपको कोर्ट फीस नहीं देनी, जिसमें पुलिस का कोई काम नहीं है, आप उसको इख्तियार करो, ख़त्म कर लो। जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना अच्छा है। कोर्ट में जाने वाली दोनों पार्टी लूज़र होती हैं। वंडरफुल। एक छोटी सी चीज़ मैं भी ऐड करना चाहूँगा भाई, सॉरी कहना सीख लो। ज़रूरी नहीं है कि मैं तो ये मानता हूँ कि आज का जो एनवायरनमेंट है ना विकास भाई, तुम्हारी गलती नहीं हो ना तो भी हाथ जोड़ के कह दो भाई सॉरी। बहुत ख़राब हो चुका है एनवायरनमेंट। मतलब छोटे छोटे लड़के 18, 19, 20 साल के अपनी बाप के कमाए हुए पैसे से स्कॉर्पियो में काले शीशे लगा के और बेसबॉल के बैट, ऐसे गुड़गांव तो भरा पड़ा है। तुम नहीं लड़ सकते। अब हम गुड़गांव में हैं, गुड़गांव में ज़मीनें बिकी हुई है बाप की, किसी ने काली थार खरीद ली, किसी ने स्कॉर्पियो खरीद के पीछे अपने जाति सूचक वो लगा दिए और बैट रखे हुए हैं, 4 लौंडे उसमें तेज गाने चला रहे हैं। ऐसे लोगों से तुम नहीं लड़ सकते। लड़ना ही क्यों है? हाँ बस से कोई बात नहीं भाई, मेरे से हो गया, आपकी सेफ्टी अपने हाथ में है। दैट्स इट। सो ट्राई दैट। अगर किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है जस्ट स्टे लो। देखो वैसे विकास भाई लॉयर हैं इसलिए इन्होंने बहुत सारी लीगल चीज़ें बताई है, लेकिन मेरा मानना ये है कि लीगल चीज़ों में जितना पढ़ोगे ना उतना नहीं, ये बात तो मैंने भी आपको बोली है कि भाई अगर लीगल जाने से पहले अगर आप सॉर्ट आउट कर सकते हो कर लो। हाँ, क्योंकि अब हमारे साथ भी इंसिडेंट होते हैं, तो हम भी हाथ जोड़ के निकल जाते हैं, छोड़ना यार क्या। 5 साल लड़ने के बाद भी ना समझ में यही आएगा कि 5 साल पहले अगर सॉरी बोल देते तो 10 लाख रुपए बच जाते और हैरेसमेंट बच जाता। तो देखो ऑब्वियसली हर किसी का अपना अपना टेक होता है, क्योंकि हमारे विकास भाई लॉयर हैं तो इन्होंने अपने पर्सपेक्टिव बताए। मैं एक कॉमन मैन हूँ जो 2-3 चीज़ें लाइफ में एक्सपीरियंस की है, फ्रेंड्स ने, फैमिली में, उसके बेसिस पे मैंने बताया। बाकी विकास भाई बहुत मज़ा आया इस पॉडकास्ट में, एक डिटेल्ड पॉडकास्ट हुआ है और शायद जो लोग कमेंट करेंगे हम उनको एक हो सकता है एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करें और समाज की जो प्रॉब्लम्स हैं लेट देम से इट इन द व्हाट्सएप ग्रुप। यू बी probably the monitor of that class। और अगर उसमें किसी को हम फ्री में PIL टाइप्स चीज़ें या RTI, सबसे ज़्यादा एडमिन की लगती है व्हाट्सएप ऐप में नहीं, लेकिन फिर भी लीगली एजुकेट होना ज़रूरी है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि प्रोबेबली विद द इंसेप्शन ऑफ 2025 मैं अपने खुद के जो फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कोई कोर्स नहीं बेच रहे हैं लेकिन खुद के सेशंस जो हैं ताकि लोगों को एजुकेट किया जा सके, वो हम शुरू करेंगे। और लीगली इनको इस लेवल पे लेके जाएं कि चाहे सरकार हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई और हो, एटलीस्ट इनको अपने लीगल राइट पता हो, इन्फोर्स करने का तरीका पता हो, और कुछ भी नहीं पता हो तो कानून क्या कहता है ये पता हो। हाँ, उन लोगों को कानून का पता लग गया है विकास भाई जो मिसयूज़ करना जानते हैं, जो एक्चुअली विक्टिम्स है ना उनको कानून का नहीं पता है, तो उनके साथ तो दिक्कत रहेगी। उनके साथ दिक्कत है। तो थैंक यू सो मच विकास भाई अगेन फॉर कमिंग फॉर दिस पॉडकास्ट। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को और विकास भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत अच्छे अच्छे हम पॉडकास्ट लेके आते हैं, विकास भाई बहुत अच्छी अच्छी लीगल नॉलेज हमारे साथ शेयर करते हैं। सो थैंक यू सो मच और अगले पॉडकास्ट में मिलते हैं। थैंक्स।